तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, सब्सटेंसेस के बारे में हमको पढ़ना है और साथ ही साथ हम लोगों को जो है हमें कुछ मैग्नेटिक रिलेशन भी देखने हैं। ठीक है, कुछ चीजें हमको समझनी है। तो उससे पहले इस वीडियो को हम देखेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए, ताकि आपको थोड़ा समझ में आने की कोशिश समझ में आए। ये चलो हम देखते हैं। आवाज जा रही है क्या अभिषेक? आवाज जा रही थी क्या? नहीं सर, नहीं सर। आवाज नहीं जा रही है? अच्छा, अब जा रही है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, ये 5 मिनट का वीडियो है, इसको आप लोग देखिए और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि गिलबर्ट थे फिजिसिस्ट, उनका मानना था कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारी थ्योरीज आई थी, 2-3 थ्योरीज आई, लेकिन अभी गिलबर्ट के बारे में वो कह रहा है कि इन्होंने माना था कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इस तरह से सस्पेंडेड है। चलो अच्छा, देखते हैं आगे। देखो ये मेरा कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को, कह रहा है कि मैग्नेट का जो नॉर्थ है, सॉरी हाँ ठीक है, इमेजिनरी, ये देखो वैसा एक्चुअल मैग्नेट नहीं होता, ये इमेजिनरी मैग्नेट होता है। मैग्नेट का ये जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ होता है। मैग्नेट का ये जो नॉर्थ है वो साउथ पोलैरिटी में है अर्थ के। ठीक है, और मैग्नेट का जो साउथ है वो नॉर्थ पोलैरिटी में है अर्थ के। मतलब अब देखो, अर्थ का जो नॉर्थ होता है, अर्थ का जो साउथ होता है, उसको जियोग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं और जियोग्राफिकल साउथ बोलते हैं। अच्छा, जियो मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म लिखा है ना, अर्थ मैग्नेटिज्म को हम जियो मैग्नेटिज्म भी कहते हैं या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है उसको हम जियोग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं, अर्थ का जो साउथ पोल होता है उसको हम जियोग्राफिकल साउथ बोलते हैं। जो इमेजिनरी मैग्नेट हम कंसीडर करते हैं, जो इमेजिनरी मैग्नेट हम कंसीडर करते हैं, उसका जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ रहता है, उसका जो नॉर्थ है वो साउथ, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ रहता है। ये क्या है, कंसिडरेशन है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे समझिएगा कि अगर मान लो एक फ्रीली सस्पेंडेड, जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है मेरे पास, ये बार मैग्नेट है, इसको रस्सी से बांध के ऐसे लटका दिया जाए, इस बार मैग्नेट को रस्सी से बांध के लटका दिया जाए, तो मान लेते हैं ये जो टिप आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये बार मैग्नेट का ये जो टिप है ये नॉर्थ पोल है, ये मान लो ये कैप वाला, और जो नीचे वाला है ये साउथ पोल है। ठीक है, तो जब भी हम अगर ऐसा सस्पेंड करा देना, इसको फ्रीली फ्रीली सस्पेंड करा दे, तो इसका नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ में चला जाएगा।
और इसका साउथ जियोग्राफिकल साउथ में चला जाएगा। ध्यान से समझना, ये जो बार मैग्नेट आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो इस बार मैग्नेट का नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ में ही जाएगा, मतलब अर्थ के नॉर्थ में जाएगा। इस बार मैग्नेट का साउथ जियोग्राफिकल साउथ में ही जाएगा, यानी अर्थ के साउथ में जाएगा। अब ये ऐसा देखा जा रहा था, तो इसी वजह से ये कंसीडर करे, गिलबर्ट ने कंसीडर किया होगा कि अगर इसका नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ में जा रहा है, ये एरो भी देखो ध्यान से, अगर इस बार मैग्नेट का नॉर्थ इस जियोग्राफिकल नॉर्थ में जा रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ का साउथ होगा इधर, तभी तो साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। अरे साउथ और नॉर्थ ही तो अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो फ्रीली जब सस्पेंड किया जा रहा था किसी बार मैग्नेट को, तो उसका जो नॉर्थ था वो जियोग्राफिकल नॉर्थ में ही जा रहा था, तो माना गया कि जो इमेजिनरी मैग्नेट होता है उसका साउथ यहाँ होता है, तभी तो ये इसके नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। और इसका जो ये जो बार मैग्नेट हमने सस्पेंड किया था इसका साउथ जियोग्राफिकल साउथ में जो है जा रहा था, तो ये माना गया कि जो इमेजिनरी मैग्नेट रहा होगा उसका नॉर्थ जो है ऐसा रहा होगा, यहाँ रहा होगा साउथ में, ठीक है, तभी अट्रैक्ट करेगा। मतलब फिर समझिए, ये होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ, ये होता है जियोग्राफिकल साउथ, ठीक है। और यहाँ पे जब हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ में रहता है, बार मैग्नेट का जो जियोग्राफिकल साउथ बार मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो जियोग्राफिकल साउथ में होता है, ठीक है। बाकी इमेजिनरी मैग्नेट का ये इसी वजह से ये कंसिडरेशन, ये साउथ जो है नॉर्थ में और ये जो नॉर्थ पोल है इमेजिनरी मैग्नेट का वो साउथ में। अगर इस बात में किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। किसी को कोई परेशानी? चलो नहीं है। आशीष तुमको ये वीडियो सुनाई दे रहा था? तो थोड़ा सा फंस फंस के सुनाई दे रहा था, जैसे जो बोल दे रहे थे करीबन 3-4 सेकंड बाद डिले होकर के सुनाई दे रहा ठीक। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दो टर्म होते हैं। जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, जैसे जो अर्थ की एक्सिस होती है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करता है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ये अर्थ की ये जो एक्सिस है जियोग्राफिक एक्सिस है ये पास करती है। तो इस एक्सिस से पास करने वाला प्लेन, प्लेन मतलब ऐसा, इस जियोग्राफिक एक्सिस से पास करने वाला या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करने वाला प्लेन जो होता है उस प्लेन को हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। और यहाँ पे जो सॉरी जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, मतलब जो इमेजिनरी मैग्नेट हमने कंसिडर किया है, तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करने वाला वर्टिकल प्लेन ये कहलाता है क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। इतनी बात क्लियर? तो ये प्लेन्स होते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन मतलब जियोग्राफिक एक्सिस से पास करने वाला वर्टिकल प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक एक्सिस से पास करने वाला वर्टिकल प्लेन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एक टर्म होता है, ये आप कॉपी में लिखोगे, नोट से पीडीएफ में है अभी दिखाऊंगा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एक टर्म होता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है।
देखो यार, एक टर्म होता है एंगल ऑफ डिप। जरा मैं फिगर्स फिर से दिखाता हूँ, ये फिगर्स मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ डिप मैं बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, कह रहा है कि अगर किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, फ्रीली जब सस्पेंड करोगे तो इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करेगा, ये एक पोजीशन एक्वायर करेगा, ठीक। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अर्थ का, उसके अक्रॉस जो है ये जो है अलाइन कर जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आऊंगा 1 मिनट के लिए, आप यहाँ पे देखना, जैसे वो जो बनाया हुआ था अभी, वो मैं दिखा रहा हूँ 1 मिनट, देखो जरा, ठीक है। ये ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये बनाया हुआ था। इसने कहा, क्या कहा था, इसको कहा था जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। और इसको इसने कहा था मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक और मैग्नेटिक के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा अगर बोले तो दिस थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ डिप, सॉरी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, ठीक है। अब वो वही कह रहा था, अब जरा समझिएगा जरा ध्यान से, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन का क्या मतलब, ये वो प्लेन होगा जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा होगा। तो अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अगर कोई कंपस है या फिर मैग्नेट है, ठीक है, तो उसको अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हो तो इस तरह से अलाइन करता है, ठीक। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम अगर आगे बढ़े, 1 मिनट, देखो कह रहा है कि ऐसा अलाइन होता है कि हॉरिजॉन्टल से कुछ क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता है, ठीक। अब हम आते हैं थोड़ा अपने डायग्राम में कि सर वो जो कंपस अलाइन हुआ होगा वो किधर की तरफ हुआ होगा। तो देखो, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, यहाँ समझना, ये होता है, ये जो बीच से जाएगा, ये जो लाइन है इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, ये तो पीछे का है, ठीक है। अब समझना, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके जो ऐसा पास करेगा, यही होता है बीई, आप कह सकते हैं नेट, नेट मैग्नेटिक, क्या होता है, बी नेट आप कह सकते हो, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है नेट मैग्नेटिक। इसी के अलोंग जो है वो कंपास अलाइन कर रहा था, इसमें ये नॉर्थ पोल था और एक साउथ पोल, ठीक है। और ये जो कंपास था ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा था, ये हॉरिजॉन्टल था जिसको हम बीएच कह रहे हैं, ठीक है। और ये वर्टिकल होगा जिसको हम बीवी बोलेंगे आने वाले टाइम में, ठीक। तो समझो, जो कंपास होता है वो क्या होता है, नेट अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अलोंग अलाइन कर जाता है, ठीक है। जरा ये देखना, ये फिर से डायग्राम देखो, ये देखो, ये जो देख रहे हो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के क्या कर रहा है, ये यहाँ पे अलाइन कर रहा है, ठीक है। ये जो किधर अलाइन करेगा, अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करेगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होता है, जो हमारा मैग्नेट होगा होगा फ्रीली सस्पेंडेड हम कर देंगे तो ये क्या करेगा, अलाइन कर जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल, तो इसको कहते हैं, अब देखो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो एंगल बनाती है जिसको हम फाई कह रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है जिसको हम फाई कह रहे हैं, इसी फाई को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप, ठीक है, एंगल ऑफ डिप कहते हैं, ठीक। मतलब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी उसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप। तो अब आप जो है यहाँ पे ये आगे प्रोसीड कर सकते हो। समझो, समझो यहाँ पे कह रहा है अर्थ का जो नॉर्थ पोल होगा और अर्थ का जो साउथ पोल होगा, जैसे यहाँ पे ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ का ये जो नॉर्थ पोल होगा, अर्थ का ये जो साउथ पोल होगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे किसी
मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, ये वाले पोजीशन पे मैग्नेट को फ्रीली क्या किया, सस्पेंड किया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखना, अभी ये क्या बनाया है, ये चीज ध्यान देना है, ऊपर साउथ है और नीचे क्या है, नॉर्थ है ना, ये देखो। तो वही कह रहा है कि अगर आपने मैग्नेट को यहाँ पोल पे फ्रीली सस्पेंड कर दिया है तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है साउथ आ जाएगा, नीचे की तरफ नॉर्थ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा। मतलब यहाँ पे अब देखो भाई, मैग्नेट किधर अलाइन करता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करता है, किधर अलाइन करता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो ये देखा जाता है कि पोल पे जब हम जाके सस्पेंड करते हैं तो वर्टिकल हो जाता है, तो वर्टिकल होगा तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, यानी पोल पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 90 डिग्री होता है। साउथ पोल पे डिफरेंस क्या आएगा, जैसे यहाँ पे ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ था, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे जब हमने किया तो ये साउथ ऊपर चला गया, नॉर्थ नीचे चला गया, ठीक। ज्योग्राफिकल साउथ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ ऊपर आ जाएगा, साउथ नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब फाई अभी भी क्या होगी, 90 डिग्री। तो सिंपल सा ये याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि एट द ज्योग्राफिकल, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, एट द पोल्स ऑफ द अर्थ द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। तो उसके बाद ये क्या बताने वाला था कि इक्वेटर पे, इक्वेटर की बात करें तो क्या होगा, तो जब हम इक्वेटर पे मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट जो है इस तरह से अलाइन कर जाता है, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, यानी कि फाई की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 0 डिग्री, और पोल पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है, पोल्स पे 90 डिग्री, ये वहां पे आपको ध्यान देना है। Horizontal component of Earth's magnetic field. The total intensity of the Earth's magnetic field does not lie in a horizontal plane. Instead, it lies along a direction making an angle delta and through the horizon. The intensity V bar of the Earth's magnetic field can be resolved into two rectangular components. One, the component in the horizontal plane is called the horizontal component PH, or simply H. Two, the component in the vertical plane is called the vertical component D, or simply C. As is clear from figure, tan delta is equal to BE by BH, cos delta is equal to H by B. Sin delta is equal to V by B. Now, cos squared delta plus sin squared delta is equal to H squared by B squared plus B squared by B squared. Or 1 is equal to H squared plus B squared by B squared. Or B is equal to square root of H squared plus B squared. चलो भैया, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, वो क्या बताया लास्ट में, सिंपल सा समझो। ये अर्थ का जो मतलब जो कंपास अलाइन करता है वो नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करता है, और ये नेट होता है ये हॉरिजॉन्टल में नहीं होता है, कुछ ऐसा आता है। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसको BH से आप रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपली H से रिप्रेजेंट कर देते हो, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसको VB से या सिंपली V से रिप्रेजेंट कर देते हो। अब जरा देखना, इस डायग्राम को मैं यहाँ बनाऊंगा ताकि आपके न्यूमेरिकल लगे। अब जरा देखो, यही डायग्राम है न्यूमेरिकल का खेल, ठीक। अब जरा ध्यान देना, ठीक है। ये है BV और ये है BV, ठीक। फिर से देखो, ये है BV और ये BH है, सॉरी ये BV है, ये BH है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। इसी को मैं इस तरह से बना रहा हूँ, पलट रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दें।
ये जो है बी नेट है, ठीक है, नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस एंगल को देखो फाई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये डेल्टा बोल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप होता क्या है। ठीक, किसी किसी बुक में फाई से रिप्रेजेंट करता है, किसी किसी बुक में डेल्टा से रिप्रेजेंट करता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं। मान लो मैंने फाई ही बोला, ठीक है, तो ये जो है बीएच और बीवी के बीच का एंगल फाई, यही है एंगल ऑफ डिप। अब जरा समझना, समझो, ये है बीएच, ये बीवी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बीवी हो जाएगा। अब इसी ट्रायंगल का खेल है, सारा न्यूमेरिकल लग जाएगा, ठीक है, इसी ट्रायंगल का खेल है। इसको यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ 1 मिनट, ठीक, ये सब आप बना लोगे, डायग्राम अभी दे दूंगा मैं, घबराओ मत। यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो cos फाई की वैल्यू बाबू कितनी आएगी, cos फाई की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी BH अपॉन B नेट। ठीक, ये ट्रायंगल याद रखो, न्यूमेरिकल एक भी फंसेगा नहीं। ठीक, तो sin फाई की वैल्यू कितनी आएगी, sin फाई की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BV अपॉन B नेट, ठीक है। अच्छा, tan फाई की वैल्यू कितनी आएगी, tan फाई की वैल्यू कितनी आएगी, tan फाई की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होगा साइन में, और कॉस में भी, कॉस में बेस अपन हाइपोटेनियस। किया तो हूँ, बेस दिख नहीं रहा, बेस दिख रहा है कहाँ पे, साइन थीटा फाई क्या लिखे हैं सर, साइन फाई लिखा हूँ परपेंडिकुलर बीवी अपॉन बी नेट। हमको बेस दिख रहा था, दिख नहीं रहा था। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, अरे सिंपल सा बस ये याद रखो, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, यहाँ पे ये बी नेट है, ये ऐसा आया, ये बी एच है और बीवी है, ये बी यही बी एच है, परपेंडिकुलर डल रहा है, यही फाई है, और ये बीवी है, तो ये पैरेलल वाला भी बीवी होगा, इस ट्रायंगल का ही खेल है, ठीक है, इसी ट्रायंगल का जो है पूरा मामला है। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बीवी अपॉन बी नेट। कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बीएच अपॉन बी नेट। और टेन फाई का कितना होगा, टेन फाई की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बीवी अपॉन बीएच, ठीक है, यही रिलेशन होते हैं। बाकी इन दोनों की मदद से एक और नया रिलेशन आता है, दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो, स्क्वायर करोगे ऐड करोगे, एक काम करो, इतना हम करने से अच्छा है, स्क्वायर करोगे ऐड करोगे तो वही चीज आएगा जो मैं अभी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से करा दूंगा। ये ट्रायंगल में जरा देखो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बी नेट स्क्वायर की वैल्यू जो आती है वो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर आती है, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बी नेट की वैल्यू कितनी आ जाती है, अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये भी एक रिलेशन होता है नेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। BH को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। BV को क्या कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। B नेट को क्या कहते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये सब रिलेशंस होते हैं, इन्हीं का जो है न्यूमेरिकल आता है। बस आपको कुछ और बातें बस यही याद रखनी है कि पोल पे एंगल ऑफ डिप जो होता है 90 डिग्री होता है, और इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप जो होता है वो 0 डिग्री होता है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब जो है हमको कुछ चीजें जो हैं PDF से देखनी है, वहां से आपको लिखना है, ठीक है। तो 1 मिनट बस रुक जाओ। देखो भाई, चलो ये अभी डिस्कस करूंगा मैं, यही देखो, ये देखो अर्थ मैग्नेटिज्म है, ये डायग्राम जो होता है अर्थ का, यहाँ पे ये देखो, ये मैग्नेटिक एक्सिस होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। मैग्नेटिक एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन में लगभग 11.5 डिग्री का एंगल बनता है। 11.2 कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं 11 लिख दिया रहता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सिस ऑफ रोटेशन और मैग्नेटिक एक्सिस में 11.5 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ठीक। तो ये चीज है। बाकी कौन कौन सी थ्योरीज थी
अर्थ मैग्नेटिज्म को लेके पहला थ्योरी, दूसरा थ्योरी, तीसरा थ्योरी। माना जाता था गिलबर्ट, वही अभी जो दिखा रहा था मैं, गिलबर्ट ने माना था कि भैया अर्थ के अंदर एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है, जो कि बाद में गलत हो गया था। सेकंड थ्योरी क्या कहती है? सेकंड थ्योरी कहती है कि हॉट एयर राइजिंग फ्रॉम नियर अर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। मतलब कि जैसे होता है क्या है ना, अर्थ में क्या होता है, हॉट एयर जो होती है अर्थ इक्वेटर से जो है वो कहाँ जाती हैं, पोल्स की तरफ जाती हैं। तो इनको ये ग्रोवर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये माना था कि उस वजह से जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। फिर एक और बहुत सारी थ्योरीज थी। एक थ्योरी ये कहता है कि अर्थ के अंदर मॉल्टेन स्टेट में आयरन निकल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत ढेर सारी थ्योरीज दी गई हैं, और यहाँ देखो सीधा सीधा लिखा गया है कि आज तक इस पे स्टडी हो रहा है, लेकिन कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं आई है। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। इसमें देखो यहाँ पे देखो अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो कोई रिप्रेजेंटेशन का कोई ऐसा फिक्स नहीं है, बस आपको जानना है कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, सॉरी जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यही मैंने बताया, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल ऑफ डिप जो होता है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। इस डायग्राम से एक चीज और आपको क्लियर होगा, यही आप अपने कॉपी में बनाओगे। एक चीज और आपको क्लियर होगा, देखो जरा ध्यान से, ये देखो, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है बाबू, दिख रहा है? ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यही क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक। और इधर की तरफ ये जो है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, याद रखना ये चीज, ठीक। बाकी ये बीई है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और बीई की तरफ ही नॉर्थ और साउथ इस तरह से प्लेस्ड होता है। ये सब मैंने अभी डिस्कस कर दिया, ठीक। अब यही रिलेशन होते हैं, यही सारे रिलेशन होते हैं, किसके बेसिस पे आते हैं? इसी डायग्राम को आप बना लीजिए, इसी को पलट के बना लेना जैसे मैंने बनाया है। ये इस तरह से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए, इस तरह से बना लोगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। इसे बना लोगे तो तुम्हारा एक तरह से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह दिखेगा और सारे न्यूमेरिकल लग किनारे हो जाएंगे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये डायग्राम आप अच्छे से बना लेना यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे रिलेशंस आते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। देखो न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम वगैरह में नहीं आता है, लेकिन जेईई मेंस में नीट में आ सकता है, ठीक। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि अगर कोई मैग्नेट, ध्यान देना, अगर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक, मैग्नेटिक साउथ में प्लेस्ड हो, ठीक है, तो क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहां पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है, आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं, जैसे देखो ये यहाँ पे देखो, ये मैग्नेट का, एक मिनट, यहाँ पे पहला, ये जो पहला पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट दिख रहा है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है, टुवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ, मतलब साउथ पोल, अर्थ के साउथ पोल में हो तो क्या होगा, ये डायग्राम, सेकंड वाला डायग्राम इसका है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल में हो और मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल में हो, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पाया जाएगा? तो देखो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। न्यूट्रल पॉइंट ये देखो, ये जो दिख रहा है P, और यहाँ पे दिख रहा है Q, जूम कर दे रहा हूँ, ये Q दिख रहा है, ये P दिख रहा है, दीज आर न्यूट्रल पॉइंट्स। अच्छा, ये न्यूट्रल पॉइंट्स हैं कहाँ पे? न्यूट्रल पॉइंट्स हैं कहाँ पे? ये जो न्यूट्रल पॉइंट हैं, ये जो हैं, ये एक्सियल पोजीशन पे हैं, आपको दिख रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पे हैं। तो मेरी बात समझना, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे, समझना, न्यूट्रल पॉइंट की डिफिनीशन होती है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड्स के इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पे आप डिफिनीशन देख लें, यहाँ पे देखिए, व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड एट सम पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेट रख दिया जाता है, तो देयर आर पॉइंट्स वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू द फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। कह रहा है कि ऐसे पोजीशंस होते हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं अर्थ के पास, अर्थ के सरफेस पे, जहां पे अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो इक्वल हो जाता है मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो वही पॉइंट जो होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसमें भी दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ अर्थ के साउथ से और मैग्नेट का साउथ अर्थ के नॉर्थ पे हो गया, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे वो एक्सियल पॉइंट्स पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एक्सियल पॉइंट्स में मिलेंगे। और दूसरी बात कि अगर मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ से मैच कर रहा है,
और मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ से जो है, यहाँ देखो साउथ बनाया नहीं है, साउथ ही है, ठीक है। मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ पे लाई कर रहा है, मतलब ये नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। जो न्यूट्रल पॉइंट आता है वो देखो यहाँ आ रहा है, दिख रहा है 2 पॉइंट। ये कौन सा पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पे और मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या किया था, बताया था। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वही चीज है। देखो यहाँ पे ये पहला केस जब आप देखोगे कि जब नॉर्थ साउथ के तरफ है, तो अभी हमने देखा एक्सियल पोजीशन पे होता है। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक्सियल पोजीशन के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये रिलेशन यूज करोगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसमें है, ठीक है। और जब भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ नॉर्थ पोल से, देखो यहाँ पे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है, अर्थ के नॉर्थ पोल से लाई करे तो न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है। तो यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। तो अभी इसको आप यहाँ से लिखोगे ये चीज कि पहला बात तो लिखोगे ये चीज कि ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, ये देखो एक्सप्लेन कर रहा है न्यूट्रल पॉइंट क्या किसे कहते हैं। दूसरी बात कि इसमें केस 1 ये है, केस 2 ये है। इस केस 1 का जो डायग्राम है वो सेकंड वाला है, ये वाला, और केस 2 का जो डायग्राम है वो फर्स्ट वाला है। और रिलेशन ये आपको पता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा अगर नॉर्थ साउथ की तरफ और साउथ नॉर्थ की तरफ, और अगर नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है, साउथ साउथ की तरफ है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो इक्वेटोरियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम आगे शुरू करते हैं, अपना आगे हम अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स को। चलो, ये जो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड ये डायग्राम्स हैं, आप ये जरूर बना लेना। ये फालतू का ये बनाने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये दिखा देना कि ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, अर्थ का साउथ पोल है, और मैग्नेट का साउथ पोल है, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। बात खत्म, न्यूट्रल पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, जैसा करना होगा। अब जैसे ये समझो एक क्वेश्चन है कि इन द मैग्नेटिक मेरिडियन of a certain place the horizontal component of earth magnetic field is इतना। horizontal component दिया हुआ है, angle of dip दिया हुआ है, कह रहा है vertical component निकालो और net magnetic field निकालो। अरे इसमें क्या तीर मार देना है भाई, हैं? यही देखो, ये ट्रायंगल का यूज है, ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, एंगल ऑफ डिप दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो पहले तो देख लो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कौन सा रिलेशन, ये वाला। एंगल ऑफ डिप दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं निकालोगे। जी का मतलब होता है गॉस, और मैंने बताया है 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो ये, और उसको गॉस में ही आंसर लाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ऑप्शन के हिसाब से हमको करना होता है कि टेस्ला में लाना है कि गॉस में लाना है। तो अपने ऑप्शन आप देखिएगा, उस हिसाब से करिएगा, ये रिलेशन करके आंसर लाना है। फिर अगला कहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो हॉरिजॉन्टल हमको पता ही है, वर्टिकल हमने निकाल लिया, तो नेट नहीं निकल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं यार? तो ये आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, कोई ऐसा बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं। ये कर लोगे ना क्वेश्चन यार सब लोग? दीपक हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ ठीक है। चलो, ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। जैसे किसी भी प्लेस पे, जैसे देखो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है? 0 होता है। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? 0 होता है। ये देखो cos Δ1 दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो बी नेट की जो वैल्यू, बी मतलब बी नेट यहाँ रिप्रेजेंट किया है, बी नेट की जो वैल्यू है हॉरिजॉन्टल के बराबर है ना। और वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट 0, देखो यही है। दस एट इक्वेटर डिप 0, नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के बराबर हो जाती है, और एंगल ऑफ डिप वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये इक्वेटर पे ध्यान देना है। पोल पे अगर देखें तो पोल पे जो एंगल ऑफ डिप होता है 90 डिग्री होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन करा। तो 90 डिग्री होगा अगर, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0 और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड नेट के बराबर। अरे आप इस रिलेशन से देखो, रटना कुछ नहीं है, बस इतना जानना है कि पोल पे एंगल ऑफ डिप कितना? 90 डिग्री। तो पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री। देखो फाई की वैल्यू 90 करो, या फिर एक काम करो, फाई की वैल्यू यहाँ 90 करो, फाई की वैल्यू यहाँ 90 करो, तो cos 90 की वैल्यू 0। 90 कहाँ पे? पोल पे। तो पोल पे 90 होगा तो बी नेट इधर गया 0, बी एच की वैल्यू कितनी आ गई? 0, है ना। यानी कि जब आप पोल पे होते हो तो एंगल ऑफ डिप 90 होता है, आपको पता है। यानी उस समय पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा।
तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0 अगर हो गया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगा? वर्टिकल के बराबर आ जाएगा। देखो हॉरिजॉन्टल 0 तो नेट किसके बराबर? वर्टिकल के बराबर। ठीक, उसी तरह से इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0, तो डिप की 0 वैल्यू करो, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो यहाँ पे वर्टिकल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यानी कि इक्वेटर पे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो जब वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगा? हॉरिजॉन्टल। समझ रहे हो ना? ये चीजें ध्यान देनी है, वही लिखा हुआ है, कोई बहुत बड़ा यहाँ रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसे आ रहा है समझ में? फिर गया क्या आशीष? अंशुल? यस सर। अच्छा, राम आशीष? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फिर से नोट्स बनाएंगे तब। थोड़ा थोड़ा? अबे मैं चीख चीख के पढ़ा रहा हूँ, तुमको थोड़ा थोड़ा आ रहा है? यहाँ देखो कुछ डिफिनीशंस हैं। आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं, एगोनिक लाइंस क्या होती हैं? देखो ऐसी लाइंस, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे जिनका सेम डिक्लिनेशन हो। देखो कई कई प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम होता है, तो ऐसे प्लेसेस से जोड़ें अगर किसी लाइन को तो उस लाइन को आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। डिफिनीशन है, आपको रटना है, ठीक है। और ऐसे प्लेसेस जहां पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0, देखो कह रहा है ए लाइन विच पासेस थ्रू द प्लेस हैविंग 0 डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जहां 0 हो उसको एगोनिक लाइन कहते हैं। ठीक, इसी तरह से एक टर्म है आइसोक्लिनिक और एक्लिनिक। ठीक है, तो आइसोक्लिनिक क्या होता है? ऐसी लाइन पास करे ऐसे प्लेसेस से जहां पे सेम एंगल ऑफ डिप हो, तो इसको आइसोक्लिनिक लाइन कहते हैं। अगर लाइन पास करे जो है 0 डिप से, मतलब ऐसे प्लेसेस जहां जहां 0 डिप होगा, देखो बहुत ढेर सारे प्लेसेस होते हैं अर्थ पे जहां पे एंगल ऑफ डिप 0 होगा, तो उन प्लेसेस को अगर किसी लाइन से जोड़ दिया जाए तो उसी लाइन को कहते हैं एक्लिनिक लाइन। ठीक है, तो यही चीज आपको जो है ध्यान देना है। चलो ये एक न्यूमेरिकल देखो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस? अरे ठीक है ना यार, यहाँ पे क्या कह रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट जो है √2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो √3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, यही है। एक काम करो, BV/BH निकालोगे √3 आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप निकालना है, और BV/BH होता क्या है? tan phi। ठीक, फिर tan phi के बराबर करोगे तो tan में मतलब tan की किस वैल्यू के लिए √3 आता है? ठीक है, 60 डिग्री के लिए, यानी कि phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो एक ये है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ए कंपास नीडल हुज मैग्नेटिक मोमेंट इज 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर, कैपिटल एम की वैल्यू दी है, लिख लिया करिए क्या क्या दिया हुआ है। इज पॉइंटेड ग्राफिकल नॉर्थ, pointing graphical north at a certain place where the horizontal component of earth magnetic field is this, ठीक है, and experience this much torque, what is the declination of the place? तो पहले तो लिखो यार, चलो करो इसको, सब लोग करो। तो इसमें कुछ था नहीं, BH की वैल्यू दे रखी है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टाउ की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है। यहाँ सारा पुट करिए कि टाउ इक्वल टू mb sin थीटा होता है, थीटा निकाल दीजिए, वही एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। पता है ये क्या पूछ रही थी मैं? ये कह रही है कि आप कैसे कहते हैं कि ये थीटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है? तो सोचोगे, सोचे हो कि बस ऐसे थीटा निकाल दिया वही आंसर? हाँ सर, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट सर साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। हाँ, मतलब मैग्नेट का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगा ना, और जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में होता है। हाँ, वो वैसे। चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन पहले सब लोग पढ़ लो यार एक बार, क्वेश्चन सब लोग पढ़ो। ये देखो, सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, मैं अच्छे से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। सही बात है, प्रश्न पूछी है कि सर आप तो ऐसे बता दे रहे हैं कि थीटा निकाल लो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थीटा जरा समझा दीजिए।
तो देखो सीधी सीधी बात यह है कि कंपास निडल जो है, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है जियोग्राफिकल नॉर्थ में है, ठीक है, whereas the horizontal component of Earth's magnetic field इतना experiences a torque this, ठीक है। अब जरा देखो यार, मेरी बात ध्यान समझना, ध्यान से, मैग्नेटिक मूवमेंट जियोग्राफिकल नॉर्थ में है। जैसे इस तरह का हमने किताब बनाया था, अभी देखे होगे तुम, इस तरह का ऐसा बुक बना था कि नहीं बना था? बना था ना। उसमें इसको हम क्या बोलते थे अभिषेक? ये वाला क्या था? प्लेन, कौन सा प्लेन था अभिषेक? आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है यार? चलो प्रियंका तुम बताइए कौन सा प्लेन था? बहाना कर रहे हो क्या सब? चलो दीपक तुम बता दो यार, ये प्लेन को क्या नाम देते थे? जियोग्राफिक मेरिडियन था वो। हाँ, जियोग्राफिक मेरिडियन। और भानु इसको क्या नाम देते थे? भानु? मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ, हाँ मैग्नेटिक सर, मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ज्योग्राफिक मेरिडियन का ये वाला जो पोर्शन होता है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है। अगर नहीं आपको याद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और बोला था मैं आपको बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, जियोग्राफिक मेरिडियन दिख रहा है? जियोग्राफिक मेरिडियन का ये वाला पार्ट क्या है? जियोग्राफिक नॉर्थ दिख रहा है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? यही होता है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है कि नहीं? तो मतलब मेरी बात ध्यान समझना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जियोग्राफिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल है वही तो डिक्लिनेशन है। अरे भाई दो बातें हैं, समझना। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। ये डायग्राम पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि जियोग्राफिकल नॉर्थ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का भी एंगल वही होता है। दिख रहा है ना यहाँ पे फिगर में? ठीक है। तो अब देखो, यही मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, बी दे रखा है कि नहीं? और क्वेश्चन में कहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट इधर की तरफ है। जियोग्राफिक नॉर्थ में क्वेश्चन में क्या रखा है? तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है, यहाँ पे वही क्या पता चल पा रहा है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी कि टॉर्क में, ये जो टॉर्क में एम बी साइन थीटा है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है जियोग्राफिक नॉर्थ में है, और बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो एम और बी का बीच का जो थीटा ये निकलेगा, ये थीटा इसी के बीच का होगा टॉर्क में। ये जो थीटा निकलेगा यही तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, वही तो आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये जो थीटा आता है यही एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आ जाता है। समझ में आया? ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट किया जाए, नेक्स्ट करते हैं भाई। कौन सा वाला? ये हो गया ना? अभी ये वाला करो, ये क्वेश्चन करो। अरे यार ये देखो कितना आसान है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप निकालना है। नहीं निकालोगे क्या? tan phi इक्वल्स टू bv अपॉन bh, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर, खत्म बात, कर लीजिएगा इसको। अभी नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक बार मैग्नेट है जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। एक मैग्नेटिक मेरिडियन विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ। कह रहा है कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है साउथ डायरेक्शन में पॉइंट किया गया। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो पहले एक बात बताओ, जब मैग्नेट का नॉर्थ साउथ में हो तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होता है? मैग्नेट का नॉर्थ साउथ में हो तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? कहां होता है शिवेंद्र? एक्सियल पॉइंट पे होता है सर। एक्सियल पॉइंट पे होता है, वेरी गुड। यानी कि कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट।
मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ बताना है, स्मॉल m की वैल्यू बतानी है। ठीक, पहले जो जो दिया है हम लिख लें, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कभी जिंदगी में कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैग्नेट की लेंथ दे रखी है, यानी कि 2l की वैल्यू दे रखा है, कितना 30 सेंटीमीटर। अरे 2l समझ रहे हो ना क्यों मान रहा हूं मैं, मैग्नेटिक में। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट n बोल दे रहा हूं मैं, न्यूट्रल पॉइंट को 30 सेंटीमीटर वो भी है। ठीक है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मतलब स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है वो 0.34 गॉस दिया हुआ है। ठीक है, 0.34 गॉस दिया हुआ है, तो इसको करना है हम लोगों को, तो देखते हैं। करते हैं यार, तो यहाँ पे जो है, आता हूं मैं, ये देखो बाबू, सब लोग देखना, यहाँ पे आपको स्मॉल m निकालना है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के साउथ में, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो एक्सियल पोजीशन पे होगा, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बराबर होगा। यानी इस तरह से कर सकते हैं आप, 2km अपॉन क्या भानु, 2km अपॉन क्या, x³ एक्स क्यूब। वेरी गुड, सही है शिवेंद्र। हाँ सर, अरे गधों, क्वेश्चन तो देख लो गधों। लेकिन यहाँ एजम्पशन यहाँ पे नहीं होगा सर, क्योंकि हाँ, जो है वो एजम्पशन ले ही नहीं सकते, कंपेरेबल है। एजम्पशन ले ही नहीं सकते, क्योंकि जो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि जो सेंटर से, मतलब मैग्नेट के सेंटर से जो एक्सियल पोजीशन की दूरी दे रखी है वो मैग्नेट के लेंथ के कंपेरेबल है। यहाँ ये नहीं अप्लाई कर सकते भाई साहब, अजम्पशन वाला, समझ रहे हो भानु, है कि गलत? हाँ सर समझ गया इधर। हाँ, तो अब बताओ क्या यूज होगा। x² माइनस a² का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है शिवेंद्र। सर ऊपर 2kmx भी रहेगा। हाँ, ये एक्स भी रहेगा, समझ में आया। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखिए कि एक छोटा सा फार्मूला इधर से उधर हुआ और आपको अजम्पशन वैलिडेशन नहीं पता रहे, क्वेश्चन तुरंत खत्म। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, क्या ये BH दिया हुआ है आपको, इसको SI में बदल लो यार, बिना कुछ सोचे समझे, मतलब 0.34 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अच्छा, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, अब इसे कितनी होती है वैल्यू μ0/4 पाई की, अंशुल नहीं पता है तुमको भी, आशीष, प्रियंका, 9 into 10 to the power 9. अरे नहीं गधैया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का बताओ, ये μ0/4 पाई, 10 to the power minus 7. वेरी गुड वेरी गुड, 10⁻⁻7 K की वैल्यू रख दोगे। अच्छा, X की दूरी क्या रखोगे, सेंटर से लेना होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट जो है मिड पॉइंट से कितने दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर पे कह रहा है, यानी अरे यही कह रहा है ना 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर पे कह रहा है, यानी 0.3 मीटर। ठीक, तो x की जगह ये रख देंगे, x की जगह फिर 0.3 मीटर रख देंगे। l की जगह क्या रखोगे भाई, l क्या होता है, ये जो लेंथ ऑफ द मैग्नेट होता है वो 30 सेंटीमीटर या इसका आधा है l, l की जगह क्या रख दोगे 15 सेंटीमीटर, यानी कि 0.15 मीटर, या 0.15 मीटर रख दोगे। सर जी कैपिटल M का तो कुछ आप डिस्कस ही नहीं किए, तो लोग डिस्कस कर देते हैं, ये यहाँ ले आओ। कैपिटल M क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द देम, यही होता है ना, यही पोल स्ट्रेंथ निकालना है। और L, ये 2L की वैल्यू आपको क्या पता है, पता है कितना, 2L की वैल्यू 30 सेंटीमीटर पता है, तो सारा का सारा कर लोगे कि नहीं तुम लोग यार, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन कर लोगे ना, तभी तो 4 नंबर मिलेगा।
दीपक हाँ हो जाएगा। हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आए कैसे कब हमको ये हाँ यूज करना है, कैसे एक्स क्यूब यूज करना है। हाँ हाँ वो समझ गए। हाँ चलो ठीक है, ये ध्यान देना। भानु तुमको हाँ हो गया सर। पिछले वाला जो पीडीएफ है उसका आंसर कहाँ कैसे पता चलेगा सही है कि नहीं, हम लोग हाँ करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो वहां पे भी देखना 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है ये डाइपोल मूवमेंट पे। इस तरह से हाँ दिया है, थोड़ा कैलकुलेटिव था। 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहां पे भी कंपेरेबल है, तो आपको ये ध्यान देना है कि कब ये यूज करना है, कब एक्स क्यूब यूज करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ कंपेयर किए थे। चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा कि एक बार मैग्नेट है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, इट इज प्लेस्ड मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ होगा तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? इक्विटोरियल पे, मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को इक्विटोरियल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो के एम अपॉन, अच्छा ऑप्टेन डिस्टेंस, अच्छा देखो ये जो पॉइंट है ये भी 10 सेंटीमीटर का है और बार मैग्नेट का लंबाई भी 10 सेंटीमीटर का, फिर कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2 यूज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा यार? ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल देना है, तो इसको भी देखो ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हॉरिजॉन्टल वाला जो होगा इससे में क्या हो जाएगा, के एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2 के बराबर कर देना है। ठीक, एम दिया है, के की वैल्यू 10⁻⁻⁷ पता है क्योंकि ये μ0/4 है। एक्स दूरी पता है 10 सेंटीमीटर और एल की दूरी पता है 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 2l की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, BH निकालना है, निकल जाएगा, इतना आसान सा था। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे। तो सब लगाइएगा आप लोग, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, अब जरा देखो कुछ और बातें हैं बाबू, सब लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ये पूरा थ्योरी पढ़िएगा, कुछ इसमें खास है नहीं, ये चीज खास है, ये जरा देख लेना। बाकी कुछ टर्म्स जो होते हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स हमको याद करने हैं मैग्नेटिज्म के रिलेटेड, ये याद करना है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है, जैसे पहला टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है ये? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इसका डिफिनीशन क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का? कि मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब m/v को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो यहाँ यूनिट निकाला हुआ है, इसी तरह आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम याद कर लेना फॉर्मूला, ये सब याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम को 2 × 2l लिख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम मैग्नेटाइजेशन सिंपल बोल देते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन बोलेगा तो उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा चलो, कैपिटल एम को m × 2l लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को भी लिख सकते हैं एरिया × 2l, और कैपिटल एम को क्या लिख सकते हैं? m × 2l। 2l से 2l कट गया, मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, यानी कि हम आई को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, तो ये भी एक रिलेशन है आई का। ठीक, इसके बाद एक टर्म होता है जिसको हम क्या, अच्छा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो NIA होगा कि नहीं होगा? NIA होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, कैपिटल एम की वैल्यू। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मटेरियल अपॉन वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मटेरियल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मटेरियल अपॉन वॉल्यूम जो होता है वही आई होता है। ठीक है, तो इसने देखो यहाँ एम से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो नहीं, ये गलत किया हुआ है। ये आई कर लीजिएगा सब लोग, तो ये एम को आई कर लीजिएगा सब लोग, ये भी एम, ये भी एम, ये जो जहां एम है ये सब आई कर लेना। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मटेरियल को क्या लिख सकते हैं? NIA, और अपन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया अपॉन लेंथ। एरिया से एरिया कट गया, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? स्मॉल n होता है ना, तो आई की वैल्यू क्या आ गई? आई की वैल्यू आ जाएगी NI। ठीक, और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सोलेनाइड की, यहाँ सोलेनाइड को कंसिडर किया, देखो इफ अ सोलेनाइड यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। इसको जूम कर दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, और एन आई की वैल्यू कितना निकाले हो, ये एम लिखा है, गलती लिख दिया है, आई होगा ये, ठीक है, ये आई होगा, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड और आई के बीच का क्या रिलेशन आया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक, एक टर्म होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये तो हो गया तुम्हारा, ये जो था ये क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक टर्म होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है भाई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है बी नॉट अपॉन न्यू नॉट। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी यही होता है, बी नॉट अपॉन न्यू नॉट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज आल्सो नोन एज एच फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं इसको, एच को कभी कभी। ठीक है, ये सब यूनिट्स के बारे में डिस्कशन है, तो देखना ये। चलो यहाँ पे सोलेनाइड, अगर वही कह रहा है कि अगर एक सोलेनाइड है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है जिसके पास, ठीक है, तो यहाँ पे एच को किस तरह से करेंगे, तो बी इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट से म्यू नॉट कटा, एच की वैल्यू भी कितनी आएगी, एन आई। ये सब चीजें पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे पढ़िएगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रूफ है या कुछ है, ये सब याद रखना है। ये फॉर्मूले जो हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें हैं। बी नॉट को हम म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। अब बी एम, ये देखो बार बार एम लिख रहा है, ये आई है, जहां जहां एम होगा यहाँ यहाँ आई कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बीओ प्लस बी एम। बीओ मतलब बी नॉट क्या है, ये वाला है, बी नॉट ये है, देखो जरा ध्यान से, ये है बी नॉट। ठीक, और बीएम क्या है, ये वाला है, बीएम मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो आया, म्यू नॉट आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एच, और बी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई। ये रिलेशन आपको यहाँ से, अच्छा ये फिर से ये पेज आ गया। तो ये जब आप रिलेशन यूज करोगे, देखो यहाँ पे ये बी नॉट की जगह क्या रखोगे, बी नॉट की जगह आप रखोगे, ये देखो म्यू नॉट एच लिख सकते हो बी नॉट की जगह, और बी एम की जगह क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई लिख सकते हो। ये आई होगा, जहां जहां एम है वहां वहां आई होगा। ठीक है, ये रिलेशन आता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये चीज। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में और मैग्नेटिक इंडक्शन में, ये जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी में ये रिलेशन होता है। ठीक, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। ये सब चीजें ध्यान देना, सब रटना ही है, कोई इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम साई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, साई साई बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कुछ होता नहीं है यहाँ पे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ये यहाँ पे आपको देखिए, एम जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, तो यहाँ से रिलेशन आता है। ठीक है, एक मिनट रुकना है, ये एम जहां जहां है यार उसको आपको करना पड़ेगा यार, वो आई कर लीजिएगा आप लोग हर जगह जहां जहां एम लिखा है। हाँ, जहां जहां एम लिखा है ये जहां जहां एम लिखा है ये वहां वहां आप लोग आई करिएगा। ये आई इक्वल्स टू साई एम एच होता है। आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, एच, ये आपको ध्यान देना है, ये भी रिलेशन होता है। बाकी हमको ये पता ही है, बी इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट एच प्लस आई। देखो बार बार मैं आई कह रहा हूँ, तो एम की जगह क्या लिख सकते हो, सॉरी हाँ, एम की जगह मतलब आई की जगह क्या लिख सकते हो, ये देखो साई एम एच, साई एम एच लिखोगे, एच कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और म्यू नॉट इंटू एच को क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ से ये रिलेशन है, देखो बी नॉट इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच बी नॉट की, ये सब प्रूविंग हो रही है यहाँ पे घुमा फिरा के। तो म्यू नॉट इंटू एच की जगह बी नॉट लिख सकता है आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी इज इक्वल टू म्यू एच लिखा जा सकता है, तो बी इज इक्वल टू म्यू एच रखेंगे तो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ ये रिलेशन आता है यहाँ पे न्यू, न्यू नॉट और साई के बीच में। ठीक है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी आप जानते ही हो, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो न्यू की जगह हम इसके टर्म में रिलेटिव, तो इस वाले रिलेशन से बहुत बार सवाल पूछा गया है, रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन। तो जैसे मैं रीड कर रहा हूँ ना, इसको अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा।
ठीक है, तो जरा ध्यान देना, और जहां जहां कैपिटल एम लिखा है वहां वहां जो है आपको आई कर देना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स जानते ही हो, छोड़ो उसकी बात नहीं है। ये देखो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी जानते ही हो, अभी ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है, न्यू अपॉन न्यू नॉट, ठीक है, ये होता है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, वैल्यू क्या होती है इसकी, वैक्यूम के लिए 1 होती है। इसमें जानना क्या है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन 1 होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लेस देन 1 होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ग्रेटर देन 1 होती है। ये सब चीजें रटने वाली हैं, इसमें कुछ ऐसा लॉजिकल नहीं है, ठीक है। और बाकी ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे हैं। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी दिया हुआ है, मतलब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मतलब होता है न्यू नॉट, रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी निकालना है, ठीक है। ये आप करिएगा, फॉर्मूला वगैरह यहाँ देखोगे तो उसी के हिसाब से होगा, फॉर्मूला के हिसाब से आपको करना है। चलो भाई, ये सब क्वेश्चंस उसी पे हैं। अब जैसे मुझे जो ये देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं सॉलिड स्टेट में, आप पढ़ोगे ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। पहले ये रीड कर लेना मेरे कहने के हिसाब से, ये पीडीएफ वगैरह आपको रीड करना पड़ेगा, बाकी कोई डाउट होगा तो कल हम डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अभी ये एंड हो रहा है, कुछ देर के लिए और ज्वाइन कर लो यार। ये जितना आप मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हो, याद करने वाले टॉपिक्स हैं, एक क्वेश्चन के लिए इतना झिकझिक हो रहा है, ठीक है, और करना एक क्वेश्चन भी हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो वैसे तो यार अगर आप बात करोगे ना, कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता ये सब, ठीक है, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। जो बड़े बड़े आप बात करते हो कोचिंग होगी, कहीं पढ़ाया जाता है नहीं, ठीक है। लेकिन आप पढ़ो, ये पीडीएफ पढ़ लो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो फिर से हम थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीजें थी, सब्सटेंसेस के बारे में हम देख लें। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। चलो जरा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस, the substances when placed in a magnetic field acquires a feeble magnetization in the same sense as the field applied. The magnetic induction inside the substance is slightly greater than outside it. ठीक है, सिंपल सा समझो। यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, यहाँ पे कह रहा है ये पॉइंट समझना जान से कि इनसाइड द सब्सटेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन आउटसाइड द। मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, मतलब सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है उसके बाहर के मुकाबले। थोड़े एग्जांपल्स दिए मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स दिस सब्सटेंस रोटेट अंटिल देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस आर पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये है ना कि ये फील्ड की तरफ अलाइन कर जाते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं ये फील्ड की तरफ क्या कर जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं, ठीक है। दिस सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ये सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होते हैं। तो देखो हिंदी पढ़ पढ़ के समझा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, हिंदी समझा रहा हूँ, तो कुछ इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की बात नहीं है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, ये देखो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से होके जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा नहीं रही है, ठीक है, बाहर से ही निकल रही है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे वो कह रहा था ना, यहाँ पे देखो एक पॉइंट क्या कह रहा था पैरामैग्नेटिक में, कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द सब्सटेंस रोटेट अंटिल देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस आर पैरेलल टू द फील्ड। मतलब फील्ड के पैरेलल जो होता है वो एक्सिस हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो जितने भी अगर मान लो इधर की तरफ कोई फील्ड अप्लाई हो गया तो सारे सारे फील्ड के टुवर्ड्स जो है अलाइन कर जाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, फील्ड के टुवर्ड्स जो है अलाइन कर जाते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं भाई। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं डोमेन्स के फॉर्म में, इनको डोमेन्स बोला जाता है। अलग अलग ये जो सेक्शंस दिख रहे हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, डोमेन्स बोला जाता है। देखो डोमेन्स लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं, ये जो डोमेन्स होते हैं, एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई होता है तो डोमेन्स के अंदर जो रैंडम यहाँ पे अलाइन है सब्सटेंसेस, वो एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग जो है इस तरह से अलाइन कर जाता है, ठीक है। अब देखो इसी तरह डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, सब पढ़ लेना ये सब चीजें, ठीक है। एक क्यूरी लॉ होता है। क्यूरी लॉ जो होता है, पहली बात तो ये केवल यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे पहली बात ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए दिया गया था। ये यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि क्यूरी लॉ किसके लिए था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो ससेप्टिबिलिटी होता है
वो 1/T होता है। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैग्नेटिक सब्सिस्टिबिलिटी क्या होती है, जो है घटती है, ठीक है। अब क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि मैग्नेटिक सब्सिस्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के हिसाब से। एक और चीज, क्यूरी टेम्परेचर एक टर्म होता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह जो है बिहेव करने लगे, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करने लगे, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्यूरी लॉ किसके लिए दिया गया था? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। क्या था? सब्सिस्टिबिलिटी जो था 1/T के प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। चलो, ये हिस्टेरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हिस्टेरेसिस लूप जो है जेईई मेंस और नीट में तो मैंने बहुत खासकर देखा नहीं है, एक आध दो बार आया है, लेकिन जेईई मेंस में पूछा गया कई बार, ठीक है। तो होता क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच का जो है ग्राफ होता है, ठीक। पहली बात, हिस्टेरेसिस किसके लिए है, हिस्टेरेसिस किसके लिए बनाया जाता है? तो याद रखना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हिस्टेरेसिस लूप बनाया जाता है। ये भी याद रखना। 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, पैरा, डाया, फेरो, ठीक है। क्यूरी लॉ किसके लिए? पैरामैग्नेटिक। हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं इसको। हिस्टेरेसिस लूप किसके लिए होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होता है। तो हिस्टेरेसिस लूप में जरा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। हिस्टेरेसिस लूप यहाँ एक्सप्लेन करूंगा आपको, तब आप वहां पे जाके पढ़ना। एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ जाना, फिर वहां पे जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, हिस्टेरेसिस लूप किसके किसके बीच में बनता है, ये सबसे पहले जानने की जरूरत है। H और I के बीच में बनता है। अच्छा, कभी कभी I की जगह B भी लिख देता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में ये लूप बनता है। एक चीज समझना बाबू, सब लोग ध्यान देना, मैं कैसे याद रखता था? H को मैं समझता था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या समझता था मैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और I को मैं क्या समझता था? I को मैं समझता था कि किसी भी बॉडी के अंदर जब किसी बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हो, ठीक है, तो बॉडी का मैग्नेटाइजेशन किस तरह का होता है। जैसे एक चीज समझो, जैसे मान लो आपके पास कोई नीडल है, लोहे की कील है, उसको मैग्नेट से आप जो है रगड़ दो, तो लोहे की कील क्या हो जाती है? मैग्नेटाइज हो जाती है कुछ देर के लिए। फिर थोड़े थोड़े उसके पास जो है आयरन फीलिंग्स लाओगे ना, तो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। मतलब क्या है कि वो जो मैग्नेट था वो एक्सटर्नल फील्ड था, उस पे हमने क्या किया कि एक आयरन नीडल को रब किया, तो आयरन नीडल क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। तो ये जो आई होता है, ये क्या होता है कि बॉडी किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज होती है, वो आई होता है। और एच क्या होता है? एक्सटर्नल फील्ड बॉडी को कितना मैग्नेटाइज कर देता है, वो एच होता है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। आई क्या है कि बॉडी किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो जा रही है अपने इंटरनल, उसको हम आई कहते हैं। मतलब बॉडी के अंदर कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है, किस एक्सटेंट तक, किस हद तक, ठीक है। और एच क्या होता है कि एक्सटर्नल फील्ड ने किस तरह से उस बॉडी को मैग्नेटाइज कर। दो बातें हैं, ठीक। ये चीज एच और आई के लिए आप याद रखो, ठीक है। कि आई क्या है? फिर से, आई क्या है? बॉडी के अंदर का है, बॉडी के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन आया। और एच क्या है? एक्सटर्नल फील्ड से हमको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। अब होता क्या है कि जब हम इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल कर्व होता है, हिस्टेरेसिस लूप होता है, इसको हिस्टेरेसिस कहते हैं, ठीक है। तो समझ लो, नहीं तो खुद से तो एकदम नहीं समझ में आता है कभी। तब देखो, हिस्टेरेसिस लूप होता है। होता क्या है कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो बॉडी के अंदर मैग्नेटाइजेशन बढ़ते जाता है, ठीक। तो उसका जो वेरिएशन होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो इस तरह का वेरिएशन होता है, ठीक है। इसको हम नाम दे दे रहे हैं ए और इसको नाम दे दे रहे हैं बी। ये मैं अपना नाम दे रहा हूं, आपके पीडीएफ में हो सकता है कुछ और दिया, ठीक। मतलब जब हमने एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाया, बॉडी को मैग्नेटाइज किया, तो बॉडी के अंदर का मैग्नेटाइजेशन जो वैरी हुआ वो इस तरह से हुआ। ये ओरिजिनल पाथ, ठीक है, थोड़ा कर्व बना। अब क्या हुआ कि हम एक्सटर्नल फील्ड को, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कम करने लगे। जब हम कम करने लगे तो देखा गया कि बॉडी इस पाथ को फॉलो ही नहीं करती, मतलब बॉडी के अंदर का मैग्नेटाइजेशन जो है
जो बॉडी जितनी मैग्नेटाइज हुई है वो इस पाथ को फॉलो ही नहीं करती। तो किस पाथ को फॉलो करती है मास्टर साहब? तो जब ये मतलब वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करती है, ठीक है, इस तरह का। तो देखा गया कि H की वैल्यू 0 तो हो जाती है, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाती है, ठीक है। तो जब ये H 0 हो जाता है तब भी कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है। अब क्या किया गया, ये देखा गया कि देखते हैं यार कि बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कब खत्म होगी। तो हम क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। जब रिवर्स करते हैं तो ये और घटने लगता है बॉडी के अंदर का। घटते घटते एक ऐसी पोजीशन आती है, घटते घटते एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पे H की वो वैल्यू, मतलब एक्सटर्नल फील्ड की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे बॉडी के अंदर का फील्ड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई, 0 हो गई। अब क्या किया एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में और ज्यादा निगेटिव कर दिए H को, और ज्यादा निगेटिव कर दिए तो थोड़ा और पीछे गया। देखो एग्जैक्ट मेरा फिगर नहीं बन रहा है, थोड़ा लीफ के टाइप का होता है, पत्ते के टाइप का, ठीक है। तो इस तरह से और थोड़ा पीछे गया, ठीक है। चलो ये दो बातें समझ में आई। अब क्या होता है, ये H की वैल्यू थी, H की वैल्यू है ना। अब H की वैल्यू हमने कहा कि चलो यार ये सब काम हो गया, हमने एक बार देख लिया कि 0 भी हो गया, थोड़ा निगेटिव वैल्यू ऑफ H के लिए बॉडी के अंदर की जो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी थी वो खत्म 0 हो गई जब H निगेटिव वैल्यू को दे दिया, ठीक। थोड़ा और किया एक्सपेरिमेंट तो पता चला कि हाँ यार घट रहा है, मतलब मैग्नेट अब जैसे देखो ये I क्या है? बॉडी के अंदर का मैग्नेटाइजेशन। तो बॉडी के अंदर का मैग्नेटाइजेशन यहाँ 0 हो गया है। अब हम अगर H की वैल्यू और निगेटिव कर देंगे तो बॉडी के अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वही देखो ये निगेटिव, ये वाला भी निगेटिव जाने लगता है इसके आगे बढ़ने से। अब हमने क्या किया, देखा कि अब हम H की वैल्यू इसके वापस पोजीशन पे लाते हैं, वापस पॉजिटिव वैल्यूज लाते हैं। तो देखा गया कि वापस ये इस तरह से जाने लगता है। जब H 0 होता है तो फिर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ बच जाता है। H हम जब 0 कर देते हैं, मतलब एक्सटर्नल फील्ड को 0 कर देते हैं, तो बॉडी के अंदर अभी भी कुछ फील्ड रह जाती है, ठीक है, कुछ रह जाती है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक। अब क्या किया जाता है कि फिर जो है 0 पे पहुंच गए, फिर H की वैल्यू रिवर्स कर दी गई। अभी निगेटिव से आगे बढ़े थे ना, फिर और आगे बढ़ाया गया। जब और आगे बढ़ाया गया तो ये वापस से जो है 0 पे आता है, मतलब बॉडी के अंदर का मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो गया? कम हो गया किसी H के वैल्यू के लिए, ठीक। और फिर और पॉजिटिव वैल्यू ली गई तो ये वापस से इस तरह का लूप बनाता है। तो इसी को हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं कि कोई अगर जैसे मैं बॉडी हूं, मैं सिंपल साधारण लोहा हूं, मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की गई, मतलब H अप्लाई किया गया, तो मेरे अंदर का मैग्नेटाइजेशन जागेगा। तो जागेगा तो वो ये पाथ फॉलो करेगा। अब जो फील्ड अप्लाई किया जा रहा था वो बंद कर दिया गया, तो देखा गया कि मैं बंदे नहीं हुआ, मैं मेरे अंदर कुछ रह गया। ये भले ही H बंद कर दिया गया, 0 पे कर दिया गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ रह गया। फिर क्या किया गया, जो फील्ड आप इधर से इधर अप्लाई कर रहे थे, अब इसकी डायरेक्शन बदली गई ताकि मेरे अंदर का मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो? खत्म हो। तो जब डायरेक्शन बदली गई तो मेरे अंदर की प्रॉपर्टी अब धीरे 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 कम होने लगी, और एक H के निगेटिव वैल्यू के लिए I की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, मतलब मेरे अंदर का मैग्नेटाइजेशन खत्म, ठीक, 0 पे आ गया। लेकिन ये फील्ड अप्लाई हो रही है उल्टे डायरेक्शन, इसको और स्ट्रॉन्ग किया गया और पीछे बढ़ाया गया, तो अब देखा गया कि मेरे अंदर मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में बढ़ा, तो वही देखो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक। फिर कुछ देर रोक दिया गया, मेरे अंदर मैग्नेटाइजेशन है, फिर ये जो एक्सटर्नल फील्ड से आप अप्लाई कर रहे थे इसको 0 कर दिया गया, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया। तो वही H की वैल्यू देखो यहाँ पे H की वैल्यू 0 कर दी गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया। फिर क्या किया गया, H बंद, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब क्या किया गया कि अब पॉजिटिव फील्ड दिया गया, इस डायरेक्शन में जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया गया। तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर अलाइन कर रही थी अब वो पलटेगी और धीरे धीरे करते 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 0 तक चली जाएगी। तो H के कुछ पॉजिटिव वैल्यू के लिए फिर देखो मेरे अंदर का मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो गया? 0 हो गया। अब इस फील्ड को और बढ़ाया गया, मैं फिर इस लूप को कंप्लीट कर देता हूँ। तो मतलब क्या है कि शुरू में भले ही मैंने ये पाथ फॉलो किया था, लेकिन बाद में मैं ये पाथ सारे के सारे फॉलो करूंगा, वापस से रिट्रेस नहीं हो पाता है पाथ, वापस ये पाथ रिट्रेस नहीं हो पाता। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, ये समझना। I की वो वैल्यू, मतलब मेरे अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मेरे अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रह गई है H के 0 होने पर भी, मतलब एक्सटर्नल फील्ड 0 हो गया लेकिन मेरे अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो रह गई। तो जितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है
जब आई की वो वैल्यू जिसके लिए एच 0 हो उसको कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। लिखने की जरूरत नहीं, अभी सब लिखा जाएगा। रिटेंटिविटी या रेमेनेंस कहते हैं कभी कभी। क्या कहते हैं? रेमेनेंस। ठीक है, तो ये ध्यान देना। दूसरी बात कि आई एच की नेगेटिव वैल्यू, मतलब एच की वो वैल्यू जिसके लिए आई 0 हो जाए, इस वैल्यू को कहते हैं कोर्सिविटी। क्या कहते हैं? कोर्सिविटी या कोर्सिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी की किसकी? हिस्टैरिसीस लूप की। इसमें भी इस लूप का जब हम एरिया निकालते हैं तो कितनी एनर्जी लॉस हुई रहती है वो हमको निकल जाता है, मिल जाता है। इस लूप का एरिया क्या देता है? एनर्जी लॉस। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो छोटी छोटी बातें हैं। अब जरा मैं दिखाता हूँ उस पीडीएफ को, कहानी पढ़ोगे तो पूरी बात क्लियर समझ में आएगी। ये हिस्टैरिसीस लूप है। तो हमने क्या किया था, ओ से ए तो हम बढ़े, लेकिन फिर वापस से हम रिट्रेस नहीं कर पाए और ये सारी काम हो गए। देखो ये रिटेंटिविटी होती है, एच की वैल्यू 0 पे आई की वो वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। और आई की वैल्यू 0 पे एच की वो नेगेटिव वैल्यू, उसको हम कहते हैं कोर्सिविटी। अच्छा, रिटेंटिविटी को रेमेनेंस भी कहते हैं और रेमेनेंट मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। नाम इसके हैं अलग अलग। तो पूरी कहानी पढ़ोगे जो मैं बोला हूँ वही चीजें हैं। ठीक, बाकी हिस्टैरिसीस लूप बोला जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एक साइकिल में का एरिया अगर हम निकाल लें तो एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब इसका पूरा एरिया निकाल दें तो एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान देनी है, ये सब चीज ध्यान देना। देखो रिटेंटिविटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? मैग्नेटाइजेशन रिमेनिंग इन द सब्सटेंस व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। जो मतलब एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर दिया जाए तो सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी रह जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी कहते हैं। कोर्सिविटी क्या होती है कि रिवर्स मैग्नेटाइजेशन, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिससे बॉडी के अंदर का जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाए, है ना। मतलब मेरे अंदर जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म था वो खत्म हो जाए रिवर्स एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं? कोर्सिविटी कहते हैं। एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एरिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक सॉफ्ट आयरन होता है, एक स्टील होता है। उससे रिलेटेड यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। देखो जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी को पढ़ो, हो जाएगा काम। ठीक है, सॉफ्ट आयरन और स्टील, दो तरह के सब्सटेंस के लिए जो है हिस्टैरिसीस लूप पूछा जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें लिखी हुई हैं। रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मोर देन रिटेंटिविटी ऑफ स्टील, ये याद रखिएगा। कोर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन कोर्सिविटी ऑफ स्टील। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्टील बहुत हार्डर होता है, बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है स्टील। ठीक है, तो हार्ड सब्सटेंस होता है, तो हार्ड सब्सटेंस के अंदर जो है, हार्ड सब्सटेंस के अंदर हार्ड सब्सटेंस की कोर्सिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का कोर्सिविटी क्या? अच्छा, कोर्सिविटी है क्या? सोचो ना, कोर्सिविटी क्या है? एक्सटर्नल फील्ड कितना लगे कि बॉडी का मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाए। तो ऑब्वियसली सॉफ्ट आयरन जो है उसके लिए कोर्सिविटी बहुत कम देनी पड़ेगी, वो फटाक से हो जाएगा। लेकिन स्टील जो है बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो उसकी कोर्सिविटी ज्यादा होती है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा अप्लाई करना हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ ये देखो, रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मोर, मतलब थोड़ा सा ही फील्ड हो तो रिटेंटिविटी पूरा बड़ा रहेगा। मतलब सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, आप इस तरह से कह सकते हैं कि रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आई वाले एक्सिस पे ये होता है ना रिटेंटिविटी। तो आई क्या है? बॉडी के अंदर का मैग्नेटाइजेशन। तो पहले कौन मैग्नेटाइज होगा, स्टील या सॉफ्ट आयरन? सोच के बताओ। सॉफ्ट आयरन, ऑब्वियस सी बात है। तो रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन क्या है? ज्यादा है रिटेंटिविटी ऑफ हार्ड मटेरियल के, यानी कि स्टील के। कोर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कम है ये। ठीक है, एरिया ऑफ लूप जो है सॉफ्ट आयरन का स्मॉलर होता है स्टील के मुकाबले। स्टील के मुकाबले एरिया ऑफ लूप जो होता है सॉफ्ट आयरन का वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है। सॉफ्ट आयरन का एरिया छोटा होता है, याद रखना, पूछा जाता है ये सब सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे जेईई मेंस में पूछा गया है एक बार। ठीक है, जेईई मेंस में सवाल कैसा पूछा गया है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। दो तरह के डायग्राम बना के दिए गए थे, एक इस तरह का डायग्राम बना के दिया गया था, एक इस तरह का डायग्राम बना के दिया था। बस दो डायग्राम में बना दिया। वो इस डायग्राम को बोला था ए, इस डायग्राम को बोला था बी। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इस डायग्राम को बोला था ए, इस डायग्राम को बोला था बी। और पूछा गया था कि बताइए
कौन से वाले मटेरियल से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, कौन से वाले मटेरियल से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। तो आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ है, सॉफ्ट आयरन से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इससे बनता है, याद होगा सोलेनाइड वगैरह में सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसी से बनता है। तो सॉफ्ट आयरन से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसका एरिया कम होगा उससे हम बनाएंगे, एरिया ज्यादा वाले से नहीं बना सकते, ज्यादा एरिया स्टील का होता है, यही कहने का मतलब है। समझ में आया। और ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टिबिलिटी जो होता है हाई होता है किसका, सॉफ्ट आयरन का, और आई और एक्स जो होता है लो होता है किसका, स्टील का। तो पूरा ये मैंने जो है डिफरेंशिएट कराया है, इसको पढ़ना है आप लोगों को। ठीक, हाँ दीपक। इसमें इंटेंसिटी सॉफ्ट आयरन का क्यों कम बता रहा है, वहां पहले दिखा रहा था कि सॉफ्ट आयरन का ज्यादा होता है ना। हाँ यार कहाँ गया, रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मोर देन रिटेंटिविटी ऑफ स्पीड। हाँ यार ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, रिटेंटिविटी ज्यादा होगा, रिटेंटिविटी ज्यादा होगा। ठीक है, आप लोग रिटेंटिविटी ज्यादा करिएगा इस केस में। ठीक, चलो। तो हिस्टेरेसिस में किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलो भाई, तो हिस्टेरेसिस हो गया। तो हिस्टेरेसिस के बाद जो है, ये हिस्टेरेसिस के प्रॉपर्टीज थे, ये स्टील और सॉफ्ट आयरन को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। और ये एग्जांपल्स जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो एग्जांपल पूछा गया वो मैंने डिस्कस कर ही दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कौन सा ग्राफ सही होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर, डायनोमो, रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, ये सब जो है सॉफ्ट आयरन से बनता है। और परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो स्टील से बनता है। तो स्टील के लिए जो है, परमानेंट मैग्नेट के लिए एरिया ज्यादा होगा। चलो, ये कुछ डायग्राम्स हैं। इस डायग्राम में तुमको कुछ चीजें दिखाई देंगी और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा ध्यान देना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये यहाँ पे देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो है ये इसको डिफरेंशिएट किया गया। मतलब वो प्रॉपर्टीज जो है इनके लिए कैसे डिफरेंशिएट होंगी, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना, ये चीज आपको जानना जरूरी है। जैसे ऊपर एक मैं तुमको दिखाता हूँ डायग्राम, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के केस में। ये चीज याद रखना कि अगर मान लो, सुनो जो सही बात है वो मैं बता रहा हूँ, कि अगर कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किसी, ये देखो क्या हो रहा है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल करती है। ठीक है, और अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा जाता है तो वो अट्रैक्ट करता है। ठीक, ये बात याद रखना। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा जाता है तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, नाम ही है फेरो मतलब आयरन। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्ट करता है। इनको ज्यादा देखो, ये फिगर्स को भी देख लो। इस तरह से डायग्राम बना के पूछा जा सकता है कि ये लिक्विड क्या है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्या किया है, रिपेल कर दिया है। ठीक है, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तो ये दोनों जो पोजीशंस होते ये इक्वल होते, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इसने क्या कर दिया, इसको पुश कर दिया है। मतलब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है वो मतलब रिपेल करता है। ये डायामैग्नेटिक लिक्विड होगा ऑब्वियसली। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ देखो ये हल्का सा जो है, ये हल्का सा नीचे खींचा गया, मतलब मैग्नेट ने थोड़ा सा अट्रैक्ट किया है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। और यहाँ मैग्नेट ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर दिया है, देखो डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है, ये फेरोमैग्नेटिक है। समझ रहे हो ना, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि मैग्नेट में अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा गया तो, अब देखो यार मैं बता दे रहा हूँ इस डायग्राम में तो वो चीज नहीं है जो जेईई मेंस में पूछा हुआ है, एक बार वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। जेईई मेंस में एक चीज पूछा हुआ है, जरा ध्यान देना। वहां पे ऐसा एक मटेरियल रखा हुआ है, 3 तरह के मटेरियल रखे हुए हैं। ये ए वाला, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की हैं। ठीक है, ये ए मटेरियल है। एक बी मटेरियल है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस तरह की है। ठीक है, एक सी मटेरियल है,
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह की है, इसलिए, ठीक है। तो तुम लोग खुद बताओ, ए बी और सी में एक ऐसा सब्सटेंस होगा, दीपक, भानु, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, ठीक। बी और सी में बी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरा होगा, और ये कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक। फेरो होगा, क्योंकि पैरा जो है कुछ हद तक अट्रैक्ट करता है और फेरो जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना के, इस तरह के डायग्राम बना के जो है जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी पीडीएफ में इस तरह का डायग्राम नहीं है, अब चाहे तो डिजाइन कर लेना, ठीक है। तो बस यही जानना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, पैरामैग्नेटिक बहुत हल्का अट्रैक्ट करते हैं, और फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, कुछ और बातें हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन तीनों के लिए क्या क्या होता है ये ध्यान देना, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी की ग्राफ देखो, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, तो किस तरह का वेरिएशन होता है ये सब आपको याद रखना है। अरे यार, ये क्यूरी लॉ क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, अभी देखिए ऊपर, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो बनेगा, ठीक है। बाकी एक ऐसा टेम्परेचर देखो, और फेरोमैग्नेटिक के लिए देखो ये टीसी से बनाया हुआ है, क्यों, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक के लिए वहां क्यूरी लॉ था ही नहीं, क्यूरी का मानना था कि फेरो के लिए कोई चेंज ही नहीं होगा, यहां से यहां तक देखो फेरो के लिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन टीसी मतलब क्यूरिश टेम्परेचर, क्यूरिश टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जिसके बाद जो है फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए, ये देखो फेरोमैग्नेटिक पैरा में कन्वर्ट हो गया, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। ये लॉजिकली आपको क्या करना है, समझना है, और डायामैग्नेटिक के लिए आप बढ़ाते जाइए टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया ये ग्राफ वगैरह, इंटेंसिटी और एच के बीच का ग्राफ है पैरा डाया और फेरो के लिए, ठीक है। तो देखो ये हिस्टेरेसिस जो मैं बताया हूँ, देखो जब हम शुरुआत कर रहे थे तो इस तरह का वेरिएशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, वो तो वापस आने में ना इस तरह से ये एक लीफ लाइक लूप बना रहा था। लेकिन अगर वही डायमैग्नेटिक की बात करोगे तो ऐसा वेरिएशन होता है, और पैरामैग्नेटिक की बात करोगे तो ऐसा वेरिएशन होता है, ये सब चीजें जाननी है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मान लो दे देगा, बोलेगा NaCl कैसा सब्सटेंस है, डाया पैरा फेरो नथिंग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि NaCl जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये रटना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक। ये है कुछ न्यूमेरिकल्स है सोलेनाइड से रिलेटेड, जो सोलेनाइड हमने किया है, ठीक है। कह रहा है कि एक सोलेनाइड है 50 सेंटीमीटर का, जिसमें 4 लेयर ऑफ बाइंडिंग है, और 4 लेयर में जो है 350 टर्न ईच है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे, एक लेयर में 350, तो 4 लेयर में कितने, 350 गुणे 4, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। 50 सेंटीमीटर का सोलेनाइड है, ठीक है। तो 350 गुणे 4 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। द रेडियस ऑफ द लोएस्ट लेयर इज 1.4 सेंटीमीटर, कह रहा है रेडियस जो है 1.4 सेंटीमीटर है। तो देखो यार, सोलेनाइड का लेंथ जो है और रेडियस निकालोगे तो लगभग 50% का अंतर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप म्यू नॉट NI डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि म्यू नॉट NI का वैलिडेशन है कि लॉन्ग लेंथ ऑफ सोलेनाइड के लिए वैलिड है वो, ठीक है, स्मॉल के लिए नहीं है। तो यहाँ पे सोलेनाइड का लेंथ देखो और सोलेनाइड का रेडियस देखो, लगभग 49-48% का यहाँ पे जो है नहीं 30-35% का लगभग होगा जो है। तो ये अभी सोलेनाइड को लॉन्ग मान के हम म्यू नॉट NI कर सकते हैं, आई की वैल्यू दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड, सेंटर क्या होता है, म्यू नॉट NI है ना, नियर द इंड्स ऑफ द इट्स एक्सिस, एक्सिस पे कितना होता है, म्यू नॉट NI/2, आधा हो जाता है, मैंने बता दिया था, है ना, भले पीडीएफ में नहीं था लेकिन मैंने बताया था कि आधा हो जाता है। आउटसाइड द सोलेनाइड नियर द सेंटर 0 होगा, लॉन्ग सोलेनाइड है। तो यही सब क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई कॉइल था जिसको स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर के फॉर्म में बेंट कर दिया गया, उसमें करंट 10 एम्पियर है, तो उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मतलब इस तरह का स्क्वायर ऐसा कर दिया गया, इसमें आई करंट दौड़ रहा है, आई करंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 एम्पियर। इसके सेंटर पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो कैसे बताओगे, देखो यार, यहाँ सबसे पहले जिस पॉइंट पे निकाल, देखो फाइनाइट है, पहली बात तो फाइनाइट है, याद रखना, इनफाइनाइट वायर नहीं होगा ये। तो पहले एक चीज समझो, इसके सेंटर से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ठीक है। हमारे गुरुजी ने बताया है कि दोनों एंड को जोड़ दीजिए, दोनों एंड को जोड़ेंगे, ये एंगल कितना कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 45-45 डिग्री,
45 डिग्री का एंगल मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री हो गया, ये बीचों बीच से निकालोगे तो ये 45, ये 45, तो है भी 45, है भी 45, तो 45 मतलब θ1 θ2 की वैल्यू कितनी मिल गई 45। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 एक वायर के लिए होगा। कितने वायर हैं? 4 वायर, ठीक है, सिमेट्रिकल, 4 से गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। समझ गए ना यार? शिवेंद्र चला गया लग रहा है, ठीक है। भानु यस सर। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन करना। सोलेनाइड का फिर क्वेश्चन है यहाँ पे, इनसाइड द सोलेनाइड 500 टर्न्स हैं, 1 सेंटीमीटर, सोलेनाइड की लेंथ 0.5 मीटर, तो ये भी लॉन्ग सोलेनाइड है, म्यू नॉट एन आई कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना स्मॉल म्यू नॉट एन आई में स्मॉल एन होता है, यहाँ पे स्मॉल एन की जगह 500 बटा 0.5 करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 गॉस, एस्टिमेट द अर्थ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो है 0.4 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एस्टिमेट करना है डाइपोल मोमेंट। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्थ हमारा कैसा होता है? अर्थ हमारा जो होता है किस तरह का होता है? मैग्नेट किस तरह का बनता है? अज्यूम इस तरह का, इक्वेटर पे बोला है तो मैग्नेट के लिए इक्वेटर कौन सा पोजीशन होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है? कि m अपॉन, बहुत बड़ा है ये बहुत बड़ा है लेंथ, ठीक है, तो कि m अपॉन x क्यूब हम कर देंगे, ठीक है। तो b दिया हुआ है, k पता है, m निकाल लेना है हमको, x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इसी तरह से करना है, तो छोटी छोटी बातें हैं, न्यूमेरिकल करिएगा, करोगे तभी होगा, सबके भरोसे मत रहो। तो खत्म हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिज्म। मेरी बात मानिएगा, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, सबको आज का आज या कल जो है करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और उसको अपने नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा जरूर, नीट में हो या जेईई मेंस में हो, आएगा। तो अगर हमको 34 पन्ना पढ़ने से क्वेश्चन मिल जाए तो क्या टेंशन है, ठीक है। सारी चीजें अरेंज्ड ऑर्डर में है, सब मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। उसके अलावा भी अगर कोई पर्सनल दिक्कत होती है तो आप बेहिचक पूछो मेरे से, ठीक है। और उस पीडीएफ से अलावा उसके ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये करना, फिर मिलते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बता दो यार, फिर आगे बढ़ते हैं।